हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग एक बार क्लास को शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ये सवाल हैं कि सर हमने अपना फॉर्म मार्च मंथ में भरा है, हमारा एग्जाम कब होगा। कुछ कहते हैं अप्रैल में भरा है, कुछ कहते हैं मई में भरा है, कुछ कहते हैं जून में भरा है। तो अगर आपने अपना फॉर्म मार्च में भरा है या अप्रैल में भरा है या फिर मई में भरा है तो आपके एग्जाम कब होंगे, जबकि हमने इस टॉपिक पर आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर दिया है जिसमें समझाया है कि आपके एग्जाम कब होने हैं। लेकिन आप शायद पूरा वीडियो ध्यान से देखते नहीं हैं या फिर समझने का प्रयास नहीं करते हैं और उसी वीडियो में सेम कमेंट करते हैं कि सर हमारा एग्जाम कब होगा, हमने अपना फॉर्म मार्च में भरा है। जबकि हमने ये बात बताई है उसी वीडियो में कि आपने अगर मार्च में भरा है तो आपका एग्जाम कब होगा। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं अगर उन पर आप अमल करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, तभी आप अपने एग्जाम को पास कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपने मार्च में भरा है तो आपका एग्जाम कब होगा? जुलाई में होगा। 14 जुलाई से आपके एग्जाम होंगे। मार्च में भरा हो, अप्रैल में भरा हो, मई में भरा हो, ठीक है। आपने मार्च अप्रैल मई कभी भी फॉर्म भरा है तो आपके एग्जाम जुलाई में होंगे, ये ध्यान रखना है। आप किसी बच्चे ने अगर जून में भरा है तो उसका एग्जाम फिर अगस्त में कराया जाएगा। अगर आप जुलाई में भरते हैं तो आपका एग्जाम सितंबर में कराया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना। मार्च अप्रैल मई वालों के तो 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, जून वालों के अगस्त में होंगे और जुलाई वालों के सितंबर में एग्जाम कराए जाएंगे। और ये 14 जुलाई से एग्जाम जो होने वाले हैं ये उन्हीं बच्चों के होंगे जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट के एग्जाम अभी भी पोस्टपोन है, जब तक कि कोई आगे नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक वो एग्जाम पोस्टपोन रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप हमारा ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट आपको कल 7 जुलाई रात 11 बजे तक ही मिलेगा। ठीक है, तो इस ई बुक को आप अवश्य डाउनलोड करें। यहाँ पर 2000 प्रश्नों से ज़्यादा हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं। साथ में यहाँ पर वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की, इंपॉर्टेंट फाउंडर्स नेम, यूनिक्स लिनक्स की कमांड, यानी कि कंप्लीट ट्रिपल सी का एक स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा जिसे आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहाँ से आप ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आज होने वाला है। सबसे पहला सवाल आपसे है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन जावा, दूसरा ऑप्शन फॉक्स प्रो, पर्ल और रोम। और आज इस क्लास में 30 क्वेश्चन शामिल किए हैं, तो आप हमें लास्ट में बताना है कि 30 में 30 स्कोर किसका रहा है। ठीक है, सभी को कमेंट बॉक्स में अंत में बताना है कि 30 में 30 स्कोर किसका रहा है और आपको कोशिश करनी है कि आपका स्कोर 30 में 30 का रहे। चलिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर कर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे, और जो भी क्लास में आ चुके हैं आप लोग भाई शेयर भी कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो रोम आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बाकी अगर जावा की बात करते हैं, फॉक्स प्रो की बात करते हैं या फिर पर्ल की बात करते हैं तो ये सारी की सारी क्या है? प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी समझते हैं। जैसे अगर बात करते हैं जावा लैंग्वेज की, तो ये कब रिलीज हुई? 23 जनवरी 1996 को। आपको अपने साथ एक कॉपी और कलम रखना है और इसको नोट करना है। जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं कि अपने साथ जब भी आप क्लास करें तो एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठें, ताकि ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आपको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है। तो सभी बच्चों को लिखना है जावा कब रिलीज हुई? 23 जनवरी 1996 को। डेवलपर कौन है इसके? कई बार आपसे पूछेंगे कि जावा को किसने डेवलप किया है, तो सन माइक्रोसिस्टम, ओरेकल कॉर्पोरेशन और जेम्स कोसलिक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब बात करते हैं फॉक्स प्रो की, तो इसको डेवलप किया गया 1984 में। ओरिजिनली नोन एज फॉक्स बेस, इसको फॉक्स बेस के नाम से भी जाना जाता है। इट मर्ज विद माइक्रोसॉफ्ट इन 1992 और ये 1992 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मर्ज हो गई, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट में मिल गई, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब बात करते हैं पर्ल की, तो ये रिलीज हुई 18 दिसंबर 1987 को और इसको डेवलप किया है लैरी बाल ने। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है, अपनी कॉपी पर इन्हें लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको जवाब करना है, कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? बताइए, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी और गूगल प्लस, इसमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? इसका मतलब है
देखिए एक तो आपने देखा होगा, आप जब विंडो 7 वगैरह करते हैं तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको एक इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता है जो कि एक वेब ब्राउजर है। बट यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर का मतलब है जिससे हम इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी और गूगल प्लस में कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। देखिए गूगल क्रोम भी क्या है, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर आप इसको बोल सकते हैं, मतलब एक वेब ब्राउजर है जिससे हम वेबसाइट को ब्राउज करते हैं, वेबसाइट को एक्सप्लोर करने का काम करते हैं। फायरफॉक्स भी है आपका, सफारी भी है, लेकिन गूगल प्लस आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा है, कौन सा डेटाबेस से संबंधित है? बताइए कौन सा डेटाबेस से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डेटाबेस? MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेस, नोटपैड। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं MS एक्सेल की, तो MS एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है आपका MS एक्सेल। ये MS ऑफिस का है MS एक्सेल। अगर आप देखेंगे तो लिब्रे ऑफिस का कैल्क है जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। MS वर्ड की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ठीक है। ध्यान रखना है MS वर्ड की तरह ही आपके लिब्रे ऑफिस में राइटर है जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। MS एक्सेस की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? एक डाटाबेस प्रोग्राम है ना, एक डाटाबेस प्रोग्राम है। और अगर नोटपैड की बात करते हैं तो ये टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, टेक्स्ट एडिटर। अगर आपको कोई HTML वगैरह का प्रोग्राम लिखना है तो आप वो भी आप नोटपैड पर ही लिखते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, MS एक्सेस। ये एक डाटाबेस से संबंधित है या डाटाबेस प्रोग्राम है, ऐसा आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? व्हाट इज HTTP इन वेबसाइट? आपने देखा होगा वेबसाइट में HTTP होता है। कई बार आपने वेबसाइट का जो एड्रेस देखा होगा उसमें लिखा होता है HTTP S या HTTP, उसके बाद में फिर आपकी वेबसाइट का नाम होता है, एड्रेस होता है। तो ये HTTP क्या है? होस्ट है, वेबसाइट का नाम है, या कोई प्रोटोकॉल है, या फिर टॉप लेवल डोमेन है? यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोटोकॉल है, HTTP, जिसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक प्रोटोकॉल है HTTP। बट याद रखना है जब ये सिक्योर होता है तो यहाँ पर यस और लग जाता है, HTTPS हो जाता है, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक SSL लेयर होती है जिसका मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये भी आपको पॉइंट अपनी कॉपी पर लिख लेने हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और जब SSL की सुरक्षा मिलती है तो यहाँ पर क्या लग जाता है? यस लग जाता है आपके HTTP के आगे। इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब यहाँ पर ये सिक्योर हो गया है, अगर आप कोई ब्राउजिंग करते हैं या फिर यहाँ पर कोई पेमेंट करते हैं तो ये सिक्योर माना जाता है HTTP की अपेक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया वेबसाइट? फेसबुक, गूगल प्लस, आर्कुट या फिर जीमेल? इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा, निम्न में कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, जीमेल आपका सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। बाकी फेसबुक, गूगल प्लस, आर्कुट ये सभी क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में कौन सा एक CPU का व्यापारिक नाम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड नेम ऑफ CPU? इंटेल, डेल, AMD और नन ऑफ दीज? इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? आपको जल्दी से जवाब करना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसका नाम है डेल। डेल CPU का व्यापारिक नाम नहीं है। बाकी अगर बात करते हैं CPU की, जिसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो आपका प्रोसेसर है, ये दो बड़ी कंपनियां हैं, एक तो इंटेल है आपका और एक AMD है। सबसे ज्यादा जो CPU का निर्माण होता है वो इंटेल और AMD के द्वारा होता है, हालांकि और भी कंपनी है, बट इंटेल और AMD का नाम सबसे ऊपर है, ठीक है। बाकी अगर डेल की बात करते हैं तो डेल ये भी एक अमेरिकन कंपनी है, बट ये आपके लैपटॉप कंप्यूटर का निर्माण करती है, ये प्रोसेसर का निर्माण नहीं करती है। अगर बात करें इंटेल की, तो इंटेल कॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी। एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है इंटेल। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं।
जो आपका इंटेल है इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई। और अगर आप फाउंडर की बात करते हैं तो गॉर्डन मोर, रॉबर्ट नॉइस इसके फाउंडर हैं। सीईओ की बात करें तो पैट्रिक पी जेलसिंगर इसके सीईओ हैं और ये 15 फरवरी 2021 से अब तक इसके सीईओ हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई। और इंटेल जो है ये इस प्रोसेसर के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है। अगर आप बात करते हैं कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा बनाया गया, तो ये इंटेल के द्वारा ही बनाया गया था सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, जिसे इंटेल 4004 के नाम से जाना जाता है। इंटेल 4004 ये सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो कि इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा ही डेवलप किया गया है। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं AMD की तो इसका मतलब है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज इनकॉर्पोरेशन। यह भी एक अमेरिकन की मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि आप कह सकते हैं अमेरिकन मल्टीनेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी है AMD, जिसका मतलब है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज। और इसकी स्थापना 1 मई 1969 को हुई। ठीक है, अगर आप फाउंडर की बात करते हैं तो जेरी सैंडर्स, जैक गिफोर्ड, एडविन टर्नी, जॉन कैरी, लैरी स्टेंजर, फ्रैंक बोट, सेबन सिमोनसेन और जिम गिल्स इसके फाउंडर हैं। अगर सीईओ की बात करते हैं तो लिसा सू 8 अक्टूबर 2014 से इसके सीईओ हैं। तो इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है और इनकी स्थापना कब हुई याद रखना है। और आपको फाउंडर्स के नाम भी याद होने चाहिए क्योंकि कई बार फाउंडर्स के नाम भी पूछ देते हैं। ठीक है, तो AMD और इंटेल ये दो ऐसी बड़ी कंपनी है जो कि प्रोसेसर बनाने में सबसे आगे हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं डेल की तो डेल इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी दैट डेवलप्स, सेल्स, रिपेयर एंड सपोर्ट कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी कि डेल एक कंपनी है जो कि अमेरिका की है और ये कंप्यूटर बनाती है, आपके जो लैपटॉप कंप्यूटर है इनको डेवलप करती है, इनके प्रोडक्ट सेल करती है और रिपेयर करती है, सपोर्ट करती है। अगर आपसे पूछें कि इसकी स्थापना कब हुई तो 1 फरवरी 1984 को डेल कंपनी की स्थापना हुई और इसके फाउंडर का नाम है माइकल एस डेल। याद रखना है माइकल एस डेल इसके फाउंडर हैं। अगर सीईओ की बात करते हैं तो लिसा सू 8 अक्टूबर 2014 से इसके सीईओ हैं, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, उसका मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर में ध्वनि को चलाने व सुनने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। कंप्यूटर में ध्वनि को चलाने और सुनने के लिए क्या जरूरी है। साउंड कार्ड व स्पीकर, एक माइक्रोफोन, ए और बी दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप सभी लाइक करो। ठीक है, और शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को शेयर भी करो। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, साउंड कार्ड व स्पीकर। कंप्यूटर में ध्वनि को चलाने व सुनने के लिए साउंड कार्ड व स्पीकर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्न में से किसका प्रयोग एक ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल। कोएक्सियल केबल का होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल का होता है, उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो आपको आंसर करना है ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल में किसका इस्तेमाल किया जाता है। कोएक्सियल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल होता है। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन आपका सी। इसमें कोएक्सियल केबल और आपका जो फाइबर ऑप्टिक केबल है दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आपके सामने है कोएक्सियल केबल और इस कोएक्सियल केबल में ऊपर तो ये प्लास्टिक होती है बट इसके अंदर एक कॉपर का तार होता है। यानी कि इसके अंदर कॉपर का तार होता है जिसमें आपका सिग्नल इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है। इसमें जो सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है। बट यही अगर बात करें फाइबर ऑप्टिक केबल की तो यहाँ पर भी ऊपर की परत प्लास्टिक की होती है बट इसके अंदर ग्लास होता है और इसमें जो सिग्नल होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है, यानी कि प्रकाश के फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो सिग्नल है वो प्रकाश के फॉर्म में होता है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल में होता है। आजकल जो आप देख रहे हैं जो कनेक्शन मिलते हैं फाइबर केबल वाले जिसमें स्पीड ज़्यादा होती है, यानी कि ये अगर बात करते हैं कोएक्सियल केबल की तुलना में तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जिसमें ऊपर तो ये प्लास्टिक का कवर होता है, अंदर इसके ग्लास होता है जिसमें एक लाइट का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें जो सिग्नल होता है वो लाइट के माध्यम से आता है और कोएक्सियल केबल में जो सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है जिसमें कॉपर का तार होता है और ऊपर से एक प्लास्टिक लगी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है एक टेक्स्ट डैश एक टेक्स्ट पर विभिन्न रंगों द्वारा पहले से तैयार एक फॉर्मेट है। क्या होगा इसका राइट आंसर।
डैश एक टेक्स्ट व विभिन्न रंगों द्वारा पहले से तैयार एक फॉर्मेट है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, पहले से एक टेक्स्ट होता है, आपने पहले से एक फॉर्मेट बना लिया होता है, कुछ लिख लिया होता है, उसमें सही से कलर कॉम्बिनेशन कर लिया होता है, जहाँ पे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये सारा कुछ कर लिया होता है, तो वो एक प्रकार से टेम्पलेट हो जाता है। ठीक है, तो टेम्पलेट जो होता है एक टेक्स्ट व विभिन्न रंगों द्वारा पहले से तैयार एक फॉर्मेट होता है, जिसे हम टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक नेटवर्क पर जुड़ा हुआ कंप्यूटर संसाधनों को दूसरे कंप्यूटरों के प्रयोग करने के लिए शेयर करता है तो क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं। एक जब नेटवर्क पर जुड़ा हुआ एक कंप्यूटर संसाधनों को दूसरे कंप्यूटर के प्रयोग के लिए शेयर करता है तो उसे क्या कहते हैं। जैसे एक नेटवर्क है, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, और एक नेटवर्क से आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर हैं। ठीक है, मान लिया एक और हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जो एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, और अगर ये कंप्यूटर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अगर अपने रिसोर्स शेयर करता है, ये अपने रिसोर्स शेयर करता है, अपने संसाधन शेयर करता है इस कंप्यूटर को, ठीक है, या फिर इस कंप्यूटर को, तो ये वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, तो ये वाला कंप्यूटर सर्वर कहलाता है। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका नाम होता है सर्वर। सर्वर का मतलब सर्विस देने वाला, ठीक है, जो सेवाएं प्रदान कर रहा है उसी को हम सर्वर कहते हैं। जैसे आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, अभी जब आप क्लास कर रहे हैं तो ये भी तो डेटा किसी न किसी कंप्यूटर पर ही तो होगा। मान लिए हमने कोई क्लास बनाई है और हमारे ही कंप्यूटर में है, उसको हमने कंप्यूटर ऑन किया और देखना शुरू कर दिया, तो वो डेटा तो हम अपने कंप्यूटर पर ही देख रहे हैं। बट ये जो आप क्लास कर रहे हैं, ये आपके मोबाइल में नहीं है, आपके कंप्यूटर में नहीं है, बट ये ऑनलाइन आप देख रहे हैं, तो ऑनलाइन भी तो किसी न किसी कंप्यूटर पर होगा। तो ये जहां पर है, जिस कंप्यूटर पर है, उसी को हम सर्वर का नाम देते हैं। और जब उस सर्वर से आप कनेक्ट हो गए हैं ऑनलाइन, है ना, और वहां से उस कंप्यूटर पर जो ये वीडियो पड़ी है उसको आप अपने मोबाइल पर ही देख रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, तो ये आपको एक सेवा दे रहा है जिसको हम सर्वर का नाम देते हैं। तो ये तो हो गया सर्वर। और आपका मोबाइल जो कि अभी इंटरनेट से कनेक्ट है और आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो आपका मोबाइल क्या कहलाएगा, क्लाइंट कहलाएगा। इसको आप क्लाइंट या नोड नाम से जानते हैं। तो आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप नोड या क्लाइंट होगा, और जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसे हम सर्वर या फिर होस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा सर्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए अगला पूछा गया है, माउस ट्रैक वाल व जॉयस्टिक उदाहरण है। माउस ट्रैक वाल व जॉयस्टिक किसके एग्जाम्पल हैं, बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब है पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जाम्पल है। अगर बात करते हैं माउस की या फिर ट्रैक वाल या जॉयस्टिक की, तो ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब हम इनसे चीज़ों को पॉइंट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी जैसा आप एरो देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो एरो आप देख रहे हैं, जो पॉइंटर आप देख रहे हैं, चीज़ों को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब पॉइंटिंग डिवाइस आपका माउस होता है ना। अगर बात करते हैं ट्रैक वाल की, तो वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जॉयस्टिक की बात करते हैं तो वो भी आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ओके, और यहाँ पर आपको बताना है, माउस डैश सामान्यतः एक तीर के निशान के रूप में दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, कर्सर, पॉइंटर, इंटरसेक्शन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, आपको आंसर बताना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे पॉइंटर का नाम देते हैं। देखिए माउस सामान्यतः एक तीर के निशान के रूप में होता है। तो माउस का जो पॉइंटर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, जो एरो आपको दिखाई देता है उसी को पॉइंटर कहा जाता है, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉइंटर। और आपने देखा होगा कर्सर, तो कर्सर किसे कहते हैं, जब आप कुछ टाइप करते हैं तो एक लाइन सी आपको दिखाई देती है जो कि ब्लिंक करती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, जिसको हम कर्सर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्माइली डैश नाम से भी जानी जाती है। स्माइली को हम किस नाम से जानते हैं, इमोशन, हैप्पी, सैड या फिर होल्डर। तो स्माइली को और किस नाम से जानते हैं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, इमोशन के नाम से जानते हैं। स्माइली को इमोशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग होता है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज्ड इन ब्लूटूथ। आपको बताना है ब्लूटूथ में किस प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल होता है, वैन, लैन, पैन या फिर वायरलेस। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन सी, पैन का इस्तेमाल होता है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल होता है ब्लूटूथ के अंदर। आपको याद रखना है पर्सनल एरिया नेटवर्क, या फिर आपको ये मिल सकता है डब्ल्यू पैन करके, जिसका मतलब होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ब्लूटूथ के अंदर कोई तार नहीं होता है, इसलिए इसको वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन बताना है, निम्न में से किस इफेक्ट के प्रयोग द्वारा स्लाइड में
इमेज व अन्य ऑब्जेक्ट को मूवमेंट प्रदान की जाती है। किस इफेक्ट के प्रयोग द्वारा स्लाइड में इमेज व अन्य ऑब्जेक्ट को मूवमेंट प्रदान की जाती है? ट्रांजिशन, एनिमेशन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनिमेशन। यानी कि किस इफेक्ट के प्रयोग द्वारा स्लाइड में कोई इमेज है या कोई अन्य ऑब्जेक्ट है उसमें अगर आप मूवमेंट देना चाहते हैं तो आपको एनिमेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपने कोई स्लाइड बनाई है और इस स्लाइड के अंदर आपने अपना नाम लिखा है और आप चाहते हैं जब हम इस स्लाइड को प्ले करें, जब हम स्लाइड को देखें तो ये नाम क्या हो, मूव हो, है ना, मूवमेंट इसमें आए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनिमेशन। FDDI का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDDI? बताइए, FDDI का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सही जवाब है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, याद रखना है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, टेम्परेरी ईमेल सुरक्षित होती हैं। जो टेम्परेरी ईमेल होती हैं वो कहाँ सुरक्षित होती हैं? ठीक है, टेम्परेरी ईमेल कहाँ सुरक्षित होती हैं? ऑप्शन नंबर डी, ड्राफ्ट में सुरक्षित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में टोपोलॉजी से क्या तात्पर्य है? आपने नाम सुना होगा कंप्यूटर भाषा में टोपोलॉजी का, तो टोपोलॉजी क्या है बताइए? कंप्यूटर नेटवर्क को व्यवस्थित करने से, कंप्यूटर नेटवर्क की गति से, कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता से, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रसार से। तो टोपोलॉजी किसे कहते हैं? तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, कंप्यूटर नेटवर्क को व्यवस्थित करने से। कंप्यूटर नेटवर्क को व्यवस्थित करने से, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क को व्यवस्थित करना ही अलग अलग तरह से टोपोलॉजी कहलाता है, जिसको हम कंप्यूटर टोपोलॉजी या नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। और यहां पर आपको बताना है, फाइबर ऑप्टिक डाटा ट्रांसमिशन के प्रयोग से निम्न में से क्या लाभ है? डाटा के चोरी की रोकथाम, डाटा ट्रांसमिशन की तेज गति, कम शोर होता है, या उपरोक्त में से सभी? तो इसमें कौन सा आपका सही जवाब है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, डाटा ट्रांसमिशन की तेज गति। यानी कि फाइबर ऑप्टिक डाटा ट्रांसमिशन से हमें क्या होता है, डाटा तेज गति से मिलता है, डाटा की स्पीड ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, इक्वल राउंड 1343.45 कामा -2 का मान कितना होगा? तो ये राउंड फार्मूला है जो कि माइनस में दिया गया है, इसका जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? और हमने आपको बताया कि हमने एक अलग से आपको फार्मूला वाली क्लास कराई है जिसमें सभी ये माइनस वाले प्लस वाले सभी कराए हैं, आप उसे अवश्य देखें। वहां पर अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये सारे फार्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 1300 इसका जवाब होगा। अब इसको एक बार समझाते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर लिखा आपने इक्वल राउंड, इसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं 1343.45 कामा -2। ये -2 जब भी लगेगा इसका मतलब है आपका जो दशमलव वाला पॉइंट है इसके हमें यहाँ लेफ्ट साइड में जाना है। ठीक है, इस दशमलव से हमें लेफ्ट साइड में जाना है और ये दो संख्याएं क्या करनी है, हमें यहाँ से हटानी है, इसको राउंड करना है। ठीक है, तो रूल वही है, जो संख्या हम रिमूव करेंगे अगर वो 5 है या 5 से बड़ी है तो एक प्लस करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर देखो 3 को हटा दिया, 4 को हटा दिया, और 4 आपका क्या था, 5 से छोटा था, तो इसलिए यहाँ पर प्लस नहीं होगा। तो जिनको हटाया वहां पर तो 0 हो जाएगा, और बाकी ये 13 बचा है इसको उतार लेंगे तो इसका आंसर होगा 1300। और इससे हमें कोई मतलब नहीं, मतलब यहाँ पर भी 0 0 हो जाएगा। अगर आप इसको 1300.00 लिखते हैं तो भी बात एक ही है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो जवाब होगा वो 1300 आपका राइट आंसर होगा। चलिए, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक ईमेल एड्रेस से ईमेल के डोमेन का पता लगाया जा सकता है। क्या आप एक ईमेल एड्रेस से ईमेल के डोमेन का पता लगा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, बिल्कुल लगाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, मान लिया किसी का ईमेल एड्रेस है xyz@gmail.com, तो आपको पता है gmail.com एक डोमेन है और आपको पता चल गया कि कौन सा डोमेन है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक तेज मशीन है लेकिन इसके आंकड़े शुद्ध नहीं होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ट्रू है कि फॉल्स? तो ये यहाँ पर आपका फॉल्स हो जाएगा। कंप्यूटर एक तेज मशीन है और इसके आंकड़े शुद्ध होते हैं। शर्त यह है कि अगर आपने इनपुट सही दिया है तो आपको आउटपुट भी सही मिलेगा, बट अगर आप इनपुट गलत करेंगे तो आउटपुट भी आपको गलत ही देगा, है ना। जैसे आपने एक नाम सुना होगा गीगो का, GIGO, इसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गार्बेज इन करते हैं तो आपको गार्बेज ही मिलेगा, मतलब अगर आप कूड़ा कचरा देंगे तो कूड़ा कचरा ही आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको बताना है, फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया के दौरान डिस्क का तल कुछ भागों में बंट जाता है तथा आगे चलकर यह छल्लों में बंट जाता है जिसे ट्रैक्स कहते हैं। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा बताइए, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है?
तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब आपकी जो डिस्क है अगर आप उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं, उसका पार्टीशन करते हैं, तो आपने देखा होगा लोकल डिस्क डी है, ई है, जी है, सी है, ये अलग अलग आप वहां पर डिस्क पार्टीशन कर देते हैं। तो आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसा आपके सामने यहाँ इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये आपकी एक डिस्क है और यहाँ पर अलग अलग पार्टीशन है, तो इसको हम ट्रैक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये ट्रैक होता है, ठीक है। इस ट्रैक के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये जो डिस्क है, सबसे पहले तो आप जैसे यहाँ पर एक डिस्क है, इसमें आपने पार्टीशन कर दिया, इसमें कई पार्ट बना दिए, माने आपने लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क जी और एक सी जो आपकी प्राइमरी होती है, तो आपने कई इसमें अलग अलग पार्ट कर दिए। तो आप इसी प्रकार से देख सकते हैं और बीच में एक छल्ला ऐसा बन जाता है यहाँ पर, तो इसको सेक्टर का नाम देते हैं। जो ये एक पार्ट होता है, एक छल्ले का एक जो पार्ट होता है इसको सेक्टर कहते हैं। और ये पूरा जो पार्ट होता है, अगर आप यहाँ पर एक और छल्ला बनेगा तो ऐसे करके पूरा पार्ट आ जाएगा यहाँ तक, तो इसको पूरे को क्या नाम देंगे, इसको पूरे को नाम डिस्क सेक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रैक होता है, जो आप इस प्रकार से छल्ला सा देखते हैं, इसको ट्रैक कहा जाता है। और ये ट्रैक सेक्टर होता है छोटा सा पार्ट, जिसे हम ट्रैक सेक्टर कहते हैं। तो वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है, फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया के दौरान डिस्क का तल कुछ भागों में बढ़ जाता है जो आगे चलकर यह छल्लों में बढ़ जाता है, जिसे ट्रैक्स कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाए। जैसा आप इस चित्र में भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो ट्रैक है इसको ट्रैक दिखाया गया है, ये सेक्टर है, ये थोड़ा सा डीप है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए अगर आपने कंप्यूटर पहले से नहीं पढ़ा है, बट यहाँ इतना डीप क्वेश्चन आएगा नहीं। बट जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कि जो आपकी डिस्क की फॉर्मेटिंग होती है, जब आप डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, यानी कि आप उसमें पार्टीशन करते हैं, तो वहां पर अलग अलग उसके पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट हो जाते हैं और आगे चलकर यह छल्लों में बढ़ जाता है, जिसे ट्रैक्स के नाम से जानते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 23 में क्या पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर है क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, कौन सा इसमें राइट आंसर है, यहाँ पर सही जवाब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमने आपको बताया था एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर के काम का हो, जिस पर यूजर वर्क करता हो, वो सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन होगा, और ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के काम का है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है, रोम, रैम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इसमें कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वी, रैम। जैसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम देते हैं, तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। और अगर बात करते हैं रोम की, तो ये नॉन वोलेटाइल है, और पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क भी नॉन वोलेटाइल की श्रेणी में ही आती हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड डिफरेंस इंजन, बताइए। डिफरेंस इंजन किसके द्वारा बनाया गया, तो यहाँ पर सही जवाब है चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया। और डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दो ऐसे बड़े आविष्कार हुए जिनके कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, IPv4 पता कितने बिट्स का होता है, आपको बताना है IPv4 पता कितने बिट्स का होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपके, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 32 बिट का होता है IPv4 की अगर बात करें। और यही अगर आपसे IPv6 की बात करें तो 128 बिट का होता है IPv6। याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ा ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट ऑडियो फाइल फॉर्मेट, आपको बताना है सबसे बड़ा ऑडियो फाइल फॉर्मेट निम्न में से कौन सा है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा MP3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, MP3। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, बताइए। गूगल, याहू, MSN या फिर BSNL, सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BSNL यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है। BSNL एक ISP का प्रकार है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प नेटवर्किंग से अलग है, बताइए। लैन, वैन, मैन और वैन, इसमें से नेटवर्किंग से अलग कौन सा है। स्पेलिंग को आपको ध्यान से यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि स्पेलिंग में ही एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए, लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, बट ये VAN वाला वैन ये नेटवर्क से संबंधित नहीं है, ये अलग है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान के लिए कौन सा डोमेन प्रयुक्त होता है, ठीक है, कौन सा डोमेन नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान के लिए इस्तेमाल होता है, .gov, .org, .net या फिर .in।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर v.org, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप इसको बोल सकते हैं। तो नॉन प्रॉफिट संस्थान के लिए .org का इस्तेमाल होता है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी ने क्लास अच्छे से पढ़ी होगी और समझी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा ई बुक डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे ले सकते हैं। अभी इस पर आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कल यानी कि 7 जुलाई रात 11 बजे तक ही मान्य होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।